आप किसी पॉलिटिशियन के पास, काउंसलर के पास बैठ जाए, थानेदार के पास बैठ जाए, लेन देन के थोड़े थोड़े पैसे 5, 10, 15 लाख रुपए के फड्डे। 524 लिस्टेड कंपनियां हैं, किसी एक लिस्टेड कंपनी का बता दें शेयर होल्डर के साथ फटा हो ही नहीं सकता। बजाय किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से डिस्कस करने के कोई वेंचर करने लगा है तो उसका काम है कि किसी प्रोफेशनल से डिस्कस करके उसकी पहले फिजिबिलिटी बनाए, उसको स्टडी। फूफो का बेटा, चचा का बेटा, अब वो क्योंकि चचा के बेटे ने तो पाँव भी दबा देनी है, उसने तो पैसे अंदर से खाने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। मेरे साथ बड़े ही कमाल के गेस्ट, मेरे भाई, मेरे बहुत दिल के करीब मेरे दोस्त जवाद हफीज़ साहब मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जवाद हफीज़ साहब की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हैं। एक है वो अकाउंटिंग एंड फिनांस, वो एक अलग चीज़ है। पिछले कुछ सालों से हमारी यूथ में और बिलखसूस कह लीजिए पूरी दुनिया की यूथ में, पाकिस्तान की यूथ में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इस्तिलाह डिस्कस होनी शुरू हुई। और इसकी बहुत बड़ी वजह रॉबर्ट कियोसाकी की किताबें हैं, जो आइडियाज़ हैं, रिच डैड पुअर डैड, और एक सीरीज़ है किताबों की और लेक्चर्स की। इससे बड़ा फ़र्क पड़ा और दुनिया को पता लगना शुरू हुआ कि किस तरह से हम खुशहाल हो सकते हैं, किस तरह से पैसा बना सकते हैं, किस तरह से हम तरक्की कर सकते हैं, किस तरह से ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। जवाद साहब की पूरी ज़िंदगी कोचिंग ट्रेनिंग में और साथ ही साथ बिज़नेस करने में, बिलखसूस जो कह लीजिए ट्रेड है, ऐसी ट्रेड जो शेयर्स के साथ जुड़ी है, स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ी है, और दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, वो कैसे बनती हैं। हज़ारों इनके स्टूडेंट्स हैं। इससे पहले कई लेक्चर्स फाउंडेशन में हो चुके हैं, फाउंडेशन के पुराने मेंबर भी हैं, फाउंडेशन में इनका बड़ा रोल है। और तकरीबन 2 माह पहले हमने इकट्ठे बैठ के नशिस्त रिकॉर्ड की, जिसकी बड़ी फीडबैक आई। मैं हैरान, जवाद साहब इतनी फीडबैक उसकी आई। बहुत से लोगों ने फिर सवाल किए, उन्होंने कहा जी आप जवाद साहब को ज़हमत दें और उनसे मज़ीद सवाल पूछें। पिछले दिनों मैं कोर्स करवा रहा था रिच डैड पुअर डैड, तो एक दिन मैंने गेस्ट स्पीकर के तौर पर रिक्वेस्ट की जवाद भाई को कि आप आएँ और इसमें बात करें। उसमें कई हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि सर आपने हम पे एहसान किया, इतना अच्छा हमें एक बंदा मुतारिफ़ करवा दिया, इतना अच्छा उस्ताद मुतारिफ़ करवा दिया, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। तो आज हम दोनों दोस्त, दोनों भाई आपके साथ जो डिस्कस करना चाहेंगे वो बड़ी बेसिक 2 चीज़ें, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम में जो पैसिव इनकम है, जो हमारा असल आज का मौजू है, ये किस तरह से जनरेट की जा सकती है, इसका शऊर किस तरह से दिया जा सकता है, किस उम्र से हमें बच्चों को ये सिखाना पढ़ाना चाहिए। मेरा अपना बेटा, मेरा साहबजादा कॉलेज में पढ़ रहा है और वो जवाद साहब का स्टूडेंट भी है। साथ ही साथ वो जवाद भाई से गाहे बगाहे अंकल से अपने कोचिंग भी लेता रहता है और राब्ते में भी रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। क्योंकि ये जो नया ज़माना आ गया, इसमें बच्चों को फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी जनरेशन, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। एक मुश्किल ज़माना है, महंगाई का ज़माना है। जवाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपने वक्त निकाला और मुझे खुशी होती है आपके पास आके जब भी आता हूँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो रॉबर्ट कियोसाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं जी, रिच डैड पुअर डैड की, मैं आपकी याददाश्त से, कब आपने पहली बार ये किताब पढ़ी थी, कितना अर्सा पहले पढ़ी और कितने मुतासिर हुए? बहुत साल हो गए होंगे सर, इसके बाद बड़ी किताबें पढ़ छोड़ी मैंने। अच्छा जी। और मुतासिर में यकीनन हुआ था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं और बुक्स में पहले, वो ये आप ये कह लें कि ये उसका एक नया फॉर्म था, अब जैसे अपग्रेडेड वर्जन कह लें। और ये किताब आपको, आपकी याददाश्त में कब है, किस दौर की बात है जब? मैंने तो इसे इस किताब को 2006 में शायद मैंने सर 10 साल से तो ज़्यादा हो गई है। सही 10 साल से तो ज़्यादा हो गया, 10 साल हो गए। क्योंकि जो फाइनेंस की, एंटरप्रेन्योरशिप की जो भी बुक आती है ज़रा भी नोन, तो वो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। ठीक है। मैं आज बल्कि आपके ऑडियंस को रिकमेंड करूंगा कि ये पावर ऑफ ब्रोक ज़रूर पढ़े, डेमन जॉन की। सब वंडरफुल बुक सर, बगैर पैसे के कारोबार करने के बारे में। अच्छा, सही, बगैर पैसे के कारोबार करने। मैं ये भी चाहूँगा आज के प्रोग्राम में, इख्तिताम में, हम बिलखसूस कम से कम 5 किताबें ऐसी जो आपको मुआशी तौर पे खुशहाल बना सकती हैं, मुस्तहकम बना सकती हैं, आपको कामयाब कर सकती हैं, वो जवाद साहब से लाजिम पूछेंगे। एक किताब तो उन्होंने बता दी, 4 रह गई हैं। बिल्कुल। मैं पूछना चाहूँगा पैसिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है? सर एक्टिव इनकम वो इनकम है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, आपकी कोई दुकान है, आप जॉब किसी दफ्तर में कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ये एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम वो है जिसमें आपको काम नहीं करना पड़ता। मसलन आप किराया आ रहा है कहीं से, आपकी ज़मीन है आपने ठेके पे दे दी, आप खुद नहीं काश्त कर रहे हैं, ये आपके स्टॉक मार्केट में शेयर्स हैं, डिविडेंड इनकम आ रही है, दैट्स पैसिव इनकम। सो पैसिव इनकम ऐसी इनकम है कि आप आराम से अपने घर में बैठे हैं और रात को सोए भी हुए हैं तो उसमें इजाफा हो रहा है।
और ये जो इजाफा हो रहा है इसमें आपकी कोई एफर्ट नहीं है? इसमें बस आपकी वाइसली आपने अपनी जगह जो है उसको प्लेस किया हुआ। प्लेसमेंट तो है, ये मैं कहूँगी प्लेसमेंट नहीं है। मसलन आपने कोई किताब लिख दी, आपको रॉयल्टी आती जा रही है, आती जा रही है। आपने गाना, कोई राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाना रिकॉर्ड कर दिया, उसकी रॉयल्टी यूट्यूब से आती जा रही है। सही। आपने कोई मूवी बना दी स्टीवन स्पीलबर्ग ने, वो मूवी दुनिया भर में चली जा रही है, आपको पैसे आए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई आपका सीरियल एक बार बना के डाल दिया, तो ये भी सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है। तो कुछ तो होती ही सिर्फ पैसिव इनकम है, जैसे रेंट पर कोई चीज़ ले लेना, और कुछ एक्टिव से पैसिव की तरफ कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे अगर YouTube का हम कहें, जब वीडियो रिकॉर्ड हुई या गाना रिकॉर्ड हुआ, तो उस वक्त वो एक्टिव था। अच्छा जी। अब वो उसकी ज़िंदगी भर उसके वो उसमें से पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, वो पैसे बन गई, वो पैसे अब बनते जाएंगे अगली जनरेशन तक जाएंगे। हमारे यहाँ मैं और थोड़ा सा आसान करके फिर सवाल के साथ जुड़ूंगा कि यानी हमने एफर्ट की, पहली को तनख्वाह आ गई, नौकरी बेसिकली एक्टिव इनकम। बिल्कुल सही। दुकान पे आप काम कर रहे हैं, आपकी अपनी दुकान है, बिल्कुल ठीक, अपना बिजनेस है, पूरा महीना काम करते हैं, पूरे महीने के बाद जो पैसे आते हैं वो आपकी एक्टिव इनकम होगी। बिल्कुल सही। आप कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, फिर भी काम ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं, फिर भी काम ही कर रहे हैं। तो महीना खत्म हुआ या आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो आपको पैसे आ गए, ये भी एक्टिव इनकम। बिल्कुल सही डॉक्टर। लेकिन आपने कुछ ऐसा बना लिया जी और बना के रख लिया जी, उसके बाद कुछ नहीं किया। सही। यानी उसको मैनेज तो किया या मिनिमम एनर्जी लगी। जी बिल्कुल। और उसमें से कुछ ना कुछ अगर आपको आता जाए, जैसे घर आपने ले लिया जी और उसको किराए पे दे दिया। जी बिल्कुल। या दुकान खरीदी, उसको आपने किराए पे दे दिया। जी। किराए पे देने के बाद उसमें से किराया आ रहा है जी, और आपको कभी कभी मेंटेन भी करना पड़ता है उसको। मेंटेनेंस है या उसकी कम से कम बुक कीपिंग है या उसके अकाउंट्स, ये कोई बड़ी एफर्ट नहीं है। इसके लिए किसी को रखा भी जा सकता है आउटसोर्स, और ये आपकी पैसिव इनकम हो गई। जी। अच्छा, हमारे यहाँ जवाद भाई देखें, ज्यादातर ये दुकान और घर किराए पे देना ही, यही पैसिव इनकम लोगों को पता है। और आपने कई पैसिव इनकम बताई है, थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए और क्या इम्कानात हैं पैसिव इनकम? जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की ये पूरी किताब एक्चुअली है क्या, ये बेसिकली आपको 4 क्वाड्रेंट्स जो है उसको एक्सप्लेन करती है कि दुनिया में जो मिनिमम लेवल है जहाँ से आदमी शुरू होता है पढ़ाई लिखाई करके, वो होता है कि वो कहीं पे नौकरी कर रहा है। हाँ जी। ठीक है। उससे अगला होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब ने पहले तो नौकरी की, फिर डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट बन गए, उन्होंने क्लिनिक खोल लिया, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। उससे अगला होता है बी, थर्ड क्वाड्रेंट। बी का मतलब है कि अगर आप 6 महीने नहीं भी हैं, डॉक्टर साहब ने एक हॉस्पिटल बना लिया, ठीक है, वो उसको जैसे आप फरमा रहे हैं कि कभी कभी उन्होंने चेक कर लिया, कभी कभी वहाँ चले गए, लेकिन हॉस्पिटल चलता जा रहा है। डॉक्टर साहब 6 महीने अमेरिका भी गए हुए, अपने बच्चों के साथ हॉस्पिटल चल रहा है, शिफा हॉस्पिटल है, जैसे वो चल रहा है, मैनेज हो रहा है, बोर्ड चला रहा है और आपको पैसे आ रहे हैं। आखिरी जो इसका हाईएस्ट लेवल होता है वो होता है आई। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है आई के बारे में तो नॉलेज है ही नहीं, इसको एलियन समझते हैं। बिल्कुल सही। अब आई, आप ये कहेंगे कि जो मेरा काम है तो मैं खींच के उधर ही बात ले जाता हूँ, ऐसा नहीं है। आई वन फॉर्म और द अदर फॉर्म इज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, इक्विटी या पार्टनरशिप। अच्छा जी। फर्ज करें आपका एक स्कूल है, हाँ, आपका स्कूल बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं आपके पास आया, आपने मुझे बुलाया, दिखाया, साहब आपने कहा कि, मैंने कहा कासिम भाई अगर एक स्कूल और बना लें आप मैनेज कर लेंगे? आपने कहा मैं कर लूँगा। मैं कहा ठीक है, मैं इक्विटी मैं देता हूँ, पैसा मैं देता हूँ, 25% आपका हिस्सा है, 75 मेरा। हाँ, अब ये पैसिव इनकम है। बिल्कुल ठीक। मैं सुनने वालों को बताता जाऊँ कि जो हम सुनते हैं पैसे से पैसा बनता है। हाँ जी। यानी आज हमने बेसिकली पैसिव इनकम को बहुत आसान करके समझ लिया जी कि अगर आपके पैसे से पैसा बनने लग पड़ा, बिल्कुल पैसिव इनकम। बिल्कुल। यानी आपने जस्ट पैसा फेंका, ये डाला है जी, ये शामिल किया है, ये इन्वेस्ट किया है जी, ये सारे टर्म्स हमारे यहाँ इस्तेमाल। आई तभी मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि आई को ट्रू वर्ड एंड स्पिरिट में किसी ने समझा ही नहीं है। आप स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट ही सिर्फ आई नहीं है, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो IPOs आते हैं उनके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उसमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं। अब इंडिया में अगर आप शार्क टैंक इंडिया देखें तो उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं, और इंडियन एक्टर्स इस वक्त अरबों रुपए के स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, ये उनके क्रिकेटर्स, हमारे लोगों को पता ही नहीं है। हमारे जो ज़्यादातर शैम्पू के ऐड में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आपने बिजनेस खोला तो मैंने वो 25% शेयर अंदर मैंने डाल दिया या 75 डाल दिया। अब वो जैसे ही ग्रो हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, हमने उसका IPO लाए स्टॉक मार्केट में, मैंने 10x करके पैसा निकाला। मैंने आपको 7.5 लाख फर्ज करने डाला था, 75 लाख पे मैंने अपनी डाइवर्स्ट किया अपनी इन्वेस्टमेंट को। बढ़ गई ना, दुकान चल गई,
बिल्कुल ठीक। खाली दुकान की तो वो वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। कोई भी काम हम कह लें, स्कूल है, जैसे बीकन हाउस स्कूल सिस्टम है, मेरे मतलब जानने वाली हैं जो आंटी हैं मिसेस कसूरी, इन्होंने तो ऐसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, वहां से वो चल पड़ा, हिट हो गया। अब उसकी वैल्यू कुछ और है। अब वो फ्रेंचाइज की, या आपको याद होगा निराला स्वीट उस जमाने में, आज तो 10 लाख की कोई वक़्त नहीं रह गई, उस जमाने में 10 लाख रुपया फ्रेंचाइज की फीस देते थे वो, कि अगर आपने मिठाई की दुकान निराला की लेनी है, पैसे आपके, दुकान आपकी, किराया आपका, स्टाफ उनकी मर्जी के मुताबिक, 10 लाख उनकी फ्रेंचाइजी फी, और उसके बाद उनका 5 to 10% कमीशन इन एवरी सेल, और मिठाई सारी वो देंगे। ठीक है। अब ये चीजें हैं जो आगे आई को ग्रो कराती हैं। अब अगर निराला की फैक्ट्री में कोई इन्वेस्टर हो, देखिए मैनेज कोई भी कर सकता है, जैसे मोहसिन है हमारा बेटा है, कल को वो कोई चीज़ मैनेज कर रहा है, आप और मैं उसमें साइलेंट इन्वेस्टर बन गए हैं, ठीक है। हम अकाउंट्स देख लेते हैं, हम कहते हैं यार अब हम मॉल्टन पार्क में वॉक करेंगे, तो सामने नहीं ऑफिस आना। बिल्कुल ठीक है। अब वो हमारा बेसिकली वो हमारा वर्किंग पार्टनर है, हम दोनों पैसिव इनकम पे। अच्छा, मैं साथ ही साथ देखिए ना, ये इतना बड़ा एरिया है, इतने टॉपिक्स हैं डिस्कस करने वाले, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है जी, वो कहाँ इन्वेस्ट करे? क्या कोई पैसा रख के इर्द गिर्द ढूंढता रहे, तलाश करता रहे, कि किसका बिजनेस ऐसा है जिसमें पैसे की ज़रूरत है जी, और वो पैसा डाले, उसका काम बढ़ जाएगा और इसकी पैसिव इनकम जनरेट होना, क्योंकि कहीं कहीं लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि पैसे की ज़रूरत है। उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं होती, पैसा डलने से वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे जब पहला स्टॉक मार्केट पे लेक्चर दिया था, तो मैंने कहा था कि यार फ़र्ज़ करें कि हम ये फाउंडेशन हर जगह खोलना चाहें, हर पाकिस्तान के शहर में खोलना चाहें। जी। अब जाहिर बात है, जितने भी फंड्स हैं हमारे फंड्स की एक लिमिट तो है ना, ये नहीं है कि हमें ज़रूरत है। अब हमारा ड्रीम है कि जी हम लेट्स से कि हम 200 लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ ये खुलनी है कासिम अली शाह फाउंडेशन, और हर एक के लिए हमें 2 करोड़ रुपया चाहिए या 4 करोड़ चाहिए। अब हमें चाहिए 8 अरब रुपए। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को कहेंगे कि यार आप अपनी जगह दे दो। जैसे अक्सर कॉलेजेस ने कैसे एक्सपेंड किया है कि लोगों की ज़मीन पड़ी हुई थी, लोगों के घर पड़े हुए थे, उन्होंने कहा जी इसमें कॉलेज 4 कनाल में बन सकता है, उन्होंने कहा जी फीसें और सिस्टम सारा हम देते हैं, आप ये प्रॉपर्टी हमें हैंड ओवर कर दें, आप इतने % शेयर ले लें। अब दिस इज़ इन्वेस्टमेंट। एनी प्रॉफिटेबल वेंचर विच कैन बी एक्सपेंडेड हर जगह मुआशरे में है सर। और स्टॉक मार्केट की जो हम बात करते हैं, मैंने आपको मैसेज भी आज सुबह भेजा था, लोग जाकर देख लें। 21 जून 2023 मिज़ान बैंक लिस्टेड कंपनी इस्लामिक बैंक शरिया कंप्लायंस 84 रुपीज़ का था। अच्छा जी। अब 282 टच करके 21 जून 2024 को 256 का था। ओह सही। 232% गेन और 24% डिविडेंड। ये हर बिजनेस में है, ये स्कूल में भी है, ठीक है, ये कॉलेज में भी है, ये यूनिवर्सिटी में लिस्टेड में ये है कि मैं उसकी बुक पढ़ सकता हूँ। ठीक है। प्राइवेट इक्विटी में ये होता है कि जो प्राइवेट 4-6 पार्टियां हैं वो सिर्फ उन तक वो डिटेल्स होती हैं, पब्लिक नहीं होती। सही। तो अच्छा, अब ये देखें जवाद भाई, मैं बड़े सादा लेमैन क्वेश्चंस हैं मेरे, वो इसलिए हैं कि हमारे सुनने वाले हर तरह के लोग हैं। क्या किसी को जिसको इन्वेस्ट करता है जी, उसको खुद ढूंढते रहना चाहिए कि यार ये स्केल कर सकता है जी, इसका कारोबार बड़ा हो सकता है, और अगर इसमें पैसे डाले जाएं और इसको इनकरेज किया जाए कि यार पैसे मैं देता हूँ, तो ब्रांचें और बना, काम बढ़ेगा तेरा जी। ऑप्शन नंबर 1। या इस वक्त ढेर लोग ऐसे हैं जो तैयार बैठे, वो कहते हैं जी हमें चाहिए जी। अच्छा, इसमें ना एक फ्रॉड का, पाकिस्तान में लोगों के पैसे डूब जाते हैं जी, रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। यानी मैं तो एलानिया कहता हूँ ये बात कि दुनिया भर में पार्टनरशिप से लोग ग्रो करते हैं। एनर्जी और एनर्जी मिले तो साइनर्जी बनती है। बिल्कुल सही। और साइनर्जी से बड़े काम होते हैं। बिल्कुल होती है। यानी लोग जुड़ते हैं, इन्वेस्टर्स जुड़ते हैं, साथ मिलते हैं, उसके बाद बड़े पाकिस्तान में फड्डे अदालतों में जाके देख लें, पंचायतों में देख लें, आम मार्केट्स के जो सदर हैं, यकीन करें कि उनके पास सिर्फ एक काम है, मार्केट के अपने लेन देन के तनाज़ात इतने ज़्यादा हैं और उसकी मसालियत, उसकी ADR, आप किसी पॉलिटिशियन के पास, काउंसलर के पास बैठ जाए, थानेदार के पास बैठ जाए, लेन देन के थोड़े पैसे 5, 10, 15 लाख रुपए के फड्डे, ये जो सारे के सारे ढूंढ रहे हैं कि यार हमें कोई पैसा दे तो हम ये काम बड़ा कर सकते हैं, इनके पास जाया जाए या खुद ढूंढा जाए? देखिए सर, इसमें तीन जवाब हैं सवाल के। पहला तो ये है कि एक तो मेरा आपसे सवाल है, काउंटर क्वेश्चन। 524 लिस्टेड कंपनियां हैं,
किसी एक लिस्टेड कंपनी का बता दें शेयर होल्डर के साथ फटाओ, हो ही नहीं सकता। सिस्टम ही इतना स्ट्रांगली बिल्ट हुआ है कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरा ये है कि जो लोग माजरत के साथ ये पब्लिक लिमिटेड पे, पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, कहाँ रजिस्टर्ड होती हैं सर? ये SECP के पास रजिस्टर्ड होती हैं, ये PSX के पास रजिस्टर्ड होती हैं, लिस्ट होती है तभी लिस्टिंग होती है उसकी। हर चीज़ आपने जो हर 3 महीने के बाद जो आपके अकाउंट्स हैं वो आपने कॉपी जमा करानी है PSX को, और अगर वो गलत निकले तो आपकी खैर नहीं, आप डीलिस्ट हो जाएंगे, जुर्माने लैदा पड़ेंगे। मतलब वो आप समझेंगे किसी का दिमाग ही ख़राब होगा जो उसमें टेम्परिंग करे, क्योंकि वो ऑडिट होने हैं साल के बाद और ऑडिटेड रिपोर्ट फिर शाया करनी है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई बड़ा नहीं है, शेयर होल्डर अपनी मर्जी से खरीदता है, अपनी मर्जी से बेचता है, जब चाहे क्विट कर जाए, जब चाहे उसके अंदर आए। अगर चॉइस उसकी गलत है तो वो उसकी गलत है, लेन देन का कभी फड्डा नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ। अब इसमें मैं लोगों से माजरत करूंगा, अगर वो बुरा लगे तो काट दीजिएगा। आज ज़रा सच्ची बात मैं कर देता हूँ। बताएं। जो लोग सिर्फ जाते हैं ना गल्फ में, दुबई में, पाकिस्तानी गया, वो बेचारा यहाँ ले रहा होता है 1.5-2 लाख तनख्वाह, उसको जब लगती है ना 20 लाख तनख्वाह, तो सारे रिश्तेदार खुशामदी उसके इर्द गिर्द हो जाते हैं। अब वो क्या करता है, बजाय किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से डिस्कस करने के, कोई वेंचर करने लगा है तो उसका काम है कि किसी प्रोफेशनल से डिस्कस करके उसकी पहले फिजिबिलिटी बनाए, उसको स्टडी। पुप्पो का बेटा, चचा का बेटा, अब वो क्योंकि चचा के बेटे ने तो पाँव भी दबा देनी है, वो उसने तो पैसे अंदर से खाने हैं, वो तो कंसल्टेंट ने तो नहीं दबाने, कंसल्टेंट ने तो अपने टाइम की फीस लेनी है, उसने तो टू द पॉइंट बात करनी है। अब वो क्या करते हैं, गलत प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। जब वो गलत प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, फिर जब वो फेल होते हैं, फिर वो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, फिर वो कहते हैं जी यहाँ का सिस्टम खराब है। सेकंड चीज मैं कहूँगा, आइडिया गलत होता है। आइडिया गलत होता है, जिस बुनियाद पे उसका ROI नहीं निकला होता, उसकी मार्केट नहीं देखी होती, उसका रेलेवेंट नॉलेज नहीं होता, रेलेवेंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं होती। छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। यहाँ एक ज़माने में कुछ लोगों ने ऑटोमेटिक कार वॉश लगाए थे, जो कि इंग्लैंड में, अमेरिका में चलते। जी सर। वो सब फेल हो गए, उन्होंने फेल होना ही था। भाई जहाँ लेबर 25,000 रुपये आपको लड़का मिल जाता है, टॉम मिल जाता है, स्मिथ मिल जाता है, 25,000 रुपये रगड़ रगड़ के मैट धो रहा है, वहाँ बिजली का बिल आएगा 8 लाख। लोड शेडिंग होगी, गाड़ी आधी धुली होगी, फिर मशीन रीस्टार्ट होगी, फिर लोड शेडिंग होगी घंटे बाद। आप इन्वायरमेंट नहीं देखते, आपके पास चूँकि पैसे कुछ आ जाते हैं। ये नहीं है कि गल्फ वाले, ये UK अमेरिका में भी लोगों ने सफ़र किया है कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट, देखिए वो चीज़ें अमेरिका के लिए बनी हैं जहाँ पे लेबर मिनिमम $30 पर आ रहा है, $20 पर आ रहा है, महंगी है। तो यहाँ तो 25,000 रुपये महीने पे बंदा अवेलेबल है, आपको इतना उसके फिर पार्ट्स नहीं मिलते। फिर वो कहते हैं जी मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की तो मुझे पार्ट्स नहीं मंगाने दिए। अब मैं आज सारे पाकिस्तानियों के लिए ये बात कहूँगा, जितने ओवरसीज हैं, आपकी बड़ी फॉलोइंग है ओवरसीज, आपके चाहने वाले मुझे भी जो है वो मैसेज कर देते हैं। जिसने भी पाकिस्तान से बाहर काम करना है, 2 काम पाकिस्तान में करे। एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करे, एक सर्विस ओरिएंटेड IT बेस्ड। क्योंकि जो बंदा यहाँ पे $5 ले रहा है वो वहाँ $50 ले रहा है घंटे के। ठीक है, तो आपको इतना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है कि उसमें आपकी मार्जिन ही मार्जिन है। और जो चीज़ें यहाँ पे मेड इन पाकिस्तान, जैसे $8 का एक आम बिक रहा है इस वक्त अमेरिका में। मेरे दोस्त मुझे बता रहे हैं, अगर जुनेद अकरम साहब की आप सर्च कर लें, उन्होंने एक वीडियो बनाई है जाके वो अमेरिका के अंदर आम बेचते हुए, $8 का सर एक आम। अब आप आम क्यों नहीं भी एक्सपोर्ट करते अमेरिका, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। लोग क्यों नहीं मंगाते वहाँ जो बैठे हुए हैं, डब्बों के डब्बे मंगाएं और एक्सपोर्ट करें और यहाँ फॉर्म से कॉन्टैक्ट कर लें। और इसमें मैं आपको भी दरख्वास्त करूँगा कि फाउंडेशन को चाहिए, देखिए आपके मुल्क को अब डॉलर की ज़रूरत है। आपने सर इतना अच्छा काम किया, कासिम भाई इतना अच्छा काम किया, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब एक मेरी दरख्वास्त है कि जितने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम हैं, बराए मेहरबानी सर मुझे इजाज़त दें, मैं आके सारे एक एक करके लिस्टियाँ बयान कर दूंगा। सर उसमें रोल अदा करें, उसमें अच्छा मैंगो फॉर्म वाला जो है उसको कनेक्ट करवाएं सर अमेरिका से। एक पूरा प्रोग्राम हम वैसे सुनने वालों को बताएं, इस पे हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान से क्या क्या एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और फिर मैं चाहूँगा कि एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट हैं मार्केट में, कई ऐसे लोग हैं जो एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट्स हैं जी, उस पर किताबें उन्होंने लिखी हैं, उन्होंने काम किया कि पाकिस्तान से कुछ भी अपने एक्सपोर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। और बड़े लोगों के कन्फ्यूजन्स हैं, गाइड करने वाला नहीं है, तो उनको भी हम बुला के उनसे भी बात बिल्कुल करें। अच्छा, अब मैं साथ ही साथ में ये पूछता जाऊँगा आपसे, देखें लिस्टेड कंपनी में तो किसी ने भी शेयर खरीद लिए, उसको कोई रिस्क नहीं है, वो सेफ एंड साउंड बैठा हुआ। जानना चाहूँगा, एक आम बंदा हमें सुन रहा है जिसके पास 10 लाख रुपए है, जी क्या करे वो?
सर उसको तो सबसे पहले मैं यही उसको मैं मशवरा दूंगा कि पहले उस 10 लाख को डिपॉजिट कराए। आजकल अच्छे इस्लामिक शरिया कंप्लायंस में करवा ले, इनकम फंड में करवा ले। 10 लाख के पर से आपको 2% तकरीबन पर मंथ मिल रहा है। और अपने अंदर इन्वेस्ट करे, वॉरेन बफेट वाली बात कि पहले कुछ लर्न करे। सही। जो भी स्किल उसने लर्न करनी है, जैसे नीचे हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट की, गपशप लग रही थी। लेट्स से कि किसी आदमी ने नमक एक्सपोर्ट करने का वो फैसला कर लेता है, तो वो पहले उसको छोटी क्वांटिटी में करके देखे। सही। जब उसे सक्सेस मिले तो फिर उसको स्केल अप करे। तब तक अपने उस पैसे को महफूज रखे। होता क्या है, तजर्बा लेते लेते पैसा गवा बैठता है आदमी, और जब तजर्बा आ जाता है तो पैसा खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। स्टॉक मार्केट में मैं लोगों को यही कहता हूँ, $100 से आओ, 100 पाउंड से आओ। आप 100 पाउंड से 90 देखें, 30,000 35,000। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस वक्त जो मतलब ड्राइवर की भी सैलरी 30+ है, जिसकी भी है। सही। 1 महीने की सैलरी कोई भी बंदा साल में सेव कर सकता है। 3-3 4-4 हज़ार करके 25-30 हज़ार रुपया सेव करना इतनी बड़ी रकम नहीं। सही जी। आप उससे 90 डेज चलो, थोड़ा थोड़ा खरीदो फरोख्त करो, थोड़ा थोड़ा काम करो, समझो। इफ इट वर्क्स फॉर यू ओके, इफ इट डजंट वर्क फॉर यू वाइंड अप करके नई चीज। ये इसका किताब अभी याद आ गई, आखिर में भूलना जाए इजाजत है तो मैं रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। वाह जबरदस्त। छोटी सी किताब है, वंडरफुल किताब है। और इसमें ये है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन की टैबलेट से उन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। अच्छा, ठीक है। और ट्रू स्टोरीज हैं, उनको ट्रू स्टोरीज को जोड़ के उस जमाने में वहाँ पे बगियाँ दौड़ती थीं फसील के ऊपर किले की, नलकों में पानी आता था बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में, और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते थे। वाह जबरदस्त। 5-6 हज़ार साल पहले की बात कर रहा हूँ। सही जी। एक सवाल फिर बस ये पैसिव इनकम के हवाले से रह गया, मैं पूछ के तो चाहूँगा। इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, फिर नए प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा जवाद भाई, एक बच्चा, एक यंगस्टर, ये सवाल क्योंकि मैं पूछ चुका हूँ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं बड़ा कंसर्न हूँ, मेरे दोस्तों का सारा हल्का, हम सब के सब ये डिस्कस करते हैं कि सबसे बड़ी एसेट औलाद है। अगर आपके बच्चे नाकाम हैं और आपके बच्चे अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए तो आप नाकाम होंगे। मैंने उस सब बूढ़ों को डिस्टर्ब देखा है जी, जो दुनिया से जाने लगे हैं या बूढ़े हो गए हैं, 60-70 साल उम्र होगी, और बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब है, बच्चे सेटल नहीं हुए। वो अज़दवाजी ज़िंदगी है या फिर मुआशी उनकी। बिल्कुल सही। वो अगर वो सेटल नहीं है ना जी, बुढ़ापा बड़ा मुश्किल हो जाता है वालिदैन का। और अगर बच्चे सेटल हैं तो मैंने लोगों को बड़ा मुतमईन खुशहाल देखा है। आखिरकार तो दुनिया से जाना है, लेकिन उनको यकीन होता है कि यार ये मेरी जो नस्ल है, जो मेरे घर में पैदा हुए थे, इनको मैंने कम अज़ कम इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी ठीक कर दी है, या कम अज़ कम इनको मैंने सपोर्ट करके वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ कम अज़ कम मेरा एक रोल प्ले होना चाहिए था इनके। बिल्कुल सही। वहाँ खड़े हो गए, आगे चल पड़ेंगे। बच्चों को ये फाइनेंशियल अवेयरनेस, पैसिव इनकम, ये सारी चीज़ें कब से बतानी चाहिए, और प्रैक्टिकली कब से उन्हें काम में ले आना चाहिए? सर 12 साल की उम्र से बतानी शुरू कर देनी चाहिए, और 13 साल की उम्र से उन्हें काम में ले आना चाहिए। काम में लाने से मुराद मेरी ये नहीं है कि उनकी पढ़ाई छुड़वा दें। आप उन्हें 30 मिनट्स अ डे, मैं कहता हूँ चले आप 5 डेज 30 मिनट्स कर लें, 4 डेज 30 मिनट्स, वीकेंड्स के ऊपर 2-3 घंटे कर लें। बच्चे को इन टच हो जाना चाहिए इन चीज़ों से। मैंने तो अपने बेटे को किया और उसके ट्रिमेंडस रिजल्ट्स हैं। 13 साल की उम्र से मैं उसे 2 मेरे पास इस वक्त कामयाब रिजल्ट हैं। एक मेरा भांजा है, एक मेरा बेटा है। वो ही इज़ 22 माई सन, भांजा मेरा 30 है। दोनों का एक्सीलेंट रिजल्ट आया, और 12-13 साल की उम्र में हमने शुरू किया था। बिल्कुल ठीक हो गया। तो भांजा तो वालिद साहब हयात थे, उन्होंने शुरू कर। मैं खुद 18 साल की उम्र में फुली प्रोफेशन में आ गया था, और इंजीनियरिंग मैंने बाद में की है, साथ पढ़ता रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम और प्रॉपर किसी ऐसे बिजनेस में हैं और कामयाब हैं? सर मेरे पास अभी उस दिन रिकॉर्ड भी बल्कि किया, 13 साल का बच्चा है, उसके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, और वो अपनी अम्मी से डिबेट कर रहा था कि आप गलत शेयर पिक कर रही हैं, और ही वॉज राइट। मैंने उसकी अम्मी को कहा, वो डॉक्टर है, उन्होंने कहा जी इसका अकेले का टेस्टिमोनियल लें। वो दोनों माँ बेटा आते हैं मेरे पास ऑफ एंड ऑन, जूम पे मेरे से लेते हैं और अपना पोर्टफोलियो सेट करते हैं। सर बेशुमार हैं, अब तो सैकड़ों में हैं। सही। और बच्चियां हैं मेरे, टू माय सरप्राइज, एक बच्ची है, उसके अब्बा जी उसके साथ बैठे होते हैं, वो जूम पर आते हैं, और वो सारा काम वही करती है।
12-12, 14-14 साल की बच्चियां हैं, वो माशाल्लाह इतनी एक्टिव हैं कि वो पोर्टफोलियोज रन कर रही हैं, अपने काम कर रही हैं, अपनी प्लानिंग कर रही हैं आगे की और बेहतरीन जा रही हैं। बहुत आला सर। सो 12 इयर्स इन पाकिस्तान। वैसे बाहर इससे पहले भी लोग शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो फिर मैं समझता हूँ कि ज़रा ओवर डूइंग हो जाएगी। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं आपको फिर वाज़ह करूँगा, कन्फ्यूजन ना रह जाए, हमारा मकसद वो माइंड सेट देना है। देखिए बच्चे को राइट माइंडसेट मिल गया, अगर बिज़नेस का माइंडसेट मिल गया तो उसके लिए बिज़नेस करना आसान हो जाएगा। आज जंग ही यही है, हम माइंडसेट देते हैं जॉब का, पढ़ाते बिज़नेस है और करवाना हम चाहते हैं बिज़नेस फिर बाद में। सर अगर इजाज़त दें तो मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं। स्टीवन स्पील्सबर्ग जो है उसके बारे में आप पढ़ें सर। वो 16 साल की उम्र में उनके स्कूल गया था हॉलीवुड देखने के लिए। ही फेल इन लव विद द फिल्म। उसने कहा जी मैंने यही काम करना है। 16 साल की उम्र में उसने डिसाइड कर लिया था और फिर वो वहाँ पे जाता रहा, डेली बेसिस पे जाता रहा और फिर रिजल्ट आपके सामने। क्या बात, जो फिल्में उसने बनाई हैं। सही। तो ये उम्र बड़ी सोचने की उम्र होती है। इसमें कोई चीज़ आपके ब्रेन में नेल डाउन हो जाए ना तो आप उसे एम्बिशन बना लेते हैं ज़िंदगी का और फिर उसको रोक नहीं पाता कोई। बिल्कुल सही। जवाद भाई किताबें, 2 किताबें आपने बता दी, मैं चाहूँगा उनको दोबारा बता दें और फिर 5 किताबें तो आज कम अज़ कम। पावर ऑफ ब्रोक, रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, योर पर्सनल MBA जॉश कॉफमैन की। फर्स्ट 20 आवर्स ये कहते हैं कितनी भी डिफिकल्ट स्किल हो, उसको अगर आप डिवाइड करके 20 घंटों में सीख लें तो आप वो ज़रा रीजनेबल सा उसमें। बड़ी ज़बरदस्त किताब, बिल्कुल सही। 2 किताबें जो हैं वो थोड़ी सी वो ज़रा सा हाई लेवल हो जाएगा। फाइंड योर वाई एंड स्टार्ट विद वाई। ये साइमन सिनेक, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। वंडरफुल ट्रेनर सर। क्या बात है। ये एक और किताब याद आ गई सर, वो याद आती जा रही है, लीन स्टार्टअप। लीन स्टार्टअप ये कहती है कि किसी भी काम को जब आप शुरू करते हैं छोटे पैमाने पे तो आपको कमजोरियां, मार्केट फीडबैक, हर चीज़ पता चल जाती है। इसी लीन स्टार्टअप को मैंने स्टॉक मार्केट पे अप्लाई कराया है, ये जो $100 वाला है। सही। कि आपको अपनी वीकनेसेस का पता चल जाता है कि मैं जज्बाती हो जाता हूँ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मैं होल्ड नहीं कर पाता, तो 25,000 में नुकसान 2,000 का करोगे। बिल्कुल ठीक है। 25 करोड़ लेकर आए तो काम फिर किधर से किधर चला जाएगा। फिर वो गलती जो है ना, फिर उसकी माफ़ी नहीं है। बिल्कुल सही। जवाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका शुक्रिया सुनने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए और यंगस्टर्स के लिए बिलखसूस बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। दोबारा इंशाल्लाह किसी दिन जवाद भाई के साथ बैठ के हम नए टॉपिक और बिलखसूस ये टॉपिक कि पाकिस्तान से कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, इस पर बिलखसूस एक प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।